नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। कुछ लोग कहते हैं घर में माया हो तो काया निरोगी रहती है, तो दूसरी तरफ लोग हैं जो कहते हैं निरोगी काया हो तो फिर माया की चिंता नहीं रहती है। और किसी के पास दोनों चीजें हो जाए तो सोने पे सुहागा, निरोगी काया हो और घर में माया हो। तो माया और निरोगी काया के साथ साथ कैसे चल सकते हैं हम लोग, इस पर चर्चा करेंगे। एक बेहद खूबसूरत इंसान, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं जो फाइनेंशियल हेल्थ की चर्चा करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ पर चर्चा करते हैं, शंकर कृष्णमूर्ति साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विजय जी। गुड हेल्थ की बात करते हैं, कुछ लोग गुड वेल्थ की बात करते हैं, और आप दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल हेल्थ को। फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? आपसे कुछ ज्ञान मिल जाए तो फिर सब लोगों की तबीयत ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं? ओके, हमने कॉन्शियसली कोशिश किया है फाइनेंशियल हेल्थ, जिसको एक तरीके से बोलते हैं आर्थिक हेल्थ। यस, इस पे हमने ज़्यादा फोकस किया है एंड ये इस वजह से है, एंड ये मेरा निजी एक्सपीरियंस भी है। हमें लगता है कि एक इंसान का अच्छा डिसीजन लेना 3 फैक्टरों में निर्भर है। ओके, एक है शारीरिक हेल्थ, दूसरा है मानसिक हेल्थ, एंड तीसरा है फिनेंशियल हेल्थ। एंड तीनों एक समांतर होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। इसको दूसरी तरीके से कहूं तो किसी का एक ज्यादा होने से बाकी दोनों का वो कम होने का ऑफसेट नहीं कर पाएगा, इम्बैलेंस ठीक है। होगा। हाँ, बैलेंस नहीं ही होगा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समझिए, हम इसका उदाहरण में एक पंखे के तरीके से करता हूँ। एक पंखे के पास भी 3 आर्म्स है, 3 विंग्स है बोल सकते हो आप। अगर कोई एक भी खराब हो, ठीक है, बाद में उस पे आप उसको स्पीड 4 के बदले 10 कर दो, ज्यादा हवा नहीं देगा। 220 वोल्ट के बदले 440 वोल्ट डाल दो, हवा नहीं देगा। सेम हमारे साथ भी है, हमको तीनों संतुलन में बना के रखना है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको 6 पैक्स ऐप है तो जरूरी नहीं है कि आपका मानसिक या आर्थिक कम रहेगा तो ऑफसेट हो जाएगा। तो ये नहीं है, तीनों का एक तरीके से होना चाहिए। ये फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर खाली फाइनेंशियल हेल्थ के पास इतनी ताकत है, वो अपना मानसिक एंड शारीरिक दोनों को ऊपर उठाने में ये आपको मदद करता है। बाकी दोनों के पास इतना ताकत नहीं है कि इसको बढ़ा सके, तो एक तरीके से सपोर्ट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सभी लोग काफी टाइम से, काफी अरसों से, काफी दशक से फिजिकल हेल्थ के बारे में काफी जानते हैं, शारीरिक के बारे में काफी लोग समझ रहे हैं, एंड एक तरीके से कोविड के बाद ये मानसिक भी काफी लोग समझ में आ रहा है। लेकिन जितना भी हमने देखा है, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं या जो भी हमने कंसल्टेशन किया, हमने देखा है ये आर्थिक हेल्थ के बारे में जानकारी अभी भी बहुत बहुत कम है। बहुत कम जानकारी है, लोग समझते ही बहुत नहीं है कम जानकारी है। एंड सबको यही सोच है कि हमारे पास इतने करोड़ रहेंगे बैंक में तो हमारा हो जाता है। ये वैसा नहीं है। जैसा खाली 6 पैक हो जाने से आप ताकतवर होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैराथन भागने वाले भी हमने देखा है, उनको हार्ट अटैक से हो जाता है, या कोई ध्यान में बैठा रहता है 2-3 साल, लेकिन भी उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो इसी तरीके से बोलते हैं, एक तीनों एक समांतर होने से आपका डिसीजन मेकिंग, लाइफ का जो भी डिसीजन मेकिंग काफी बेहतर होगा। स्पेशली दोस टाइम्स जब भी आप आगे चल के उसको रिग्रेट ना करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी मैं हिस्टोरिकली रिग्रेट करता हूं, जो भी डिसीजन, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ये तीनों में से एक पहिया जरा कम था उस वक्त पे। बट जब भी मेरे सबसे अच्छे डिसीजन, जिसके वजह से मुझे काफी तारीफ मिली, या मेरा प्रमोशन हुआ, या मुझे बोनस मिला, तब तक
ये मेरे तीनों एक ही समांतर में एक संतुलन में थे। तो इसी के लिए इसका काफी ज्यादा फायदे होते हैं ये फाइनेंशियल हेल्थ के वजह से, एंड ये तीनों को समांतर मेंटेन करने में भी इस काफी हद तक इसका योगदान है, इसलिए हम इस पे फोकस करते हैं। कृष्णमूर्ति साहब, आपने ये बात बताया कि जरूरी है, लेकिन करे कैसे? चाहते तो सबको ये लक्ष्मी कृपा रहे। ओके, तो एक्चुअली ये भी काफी आसान है। अभी हमने एक टूल डेवलप किया है जिसमें हम 10 अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस में हम आपको एक स्कोर देते हैं। हम वो लिंक आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपके जो भी सुनने वाले हैं, जो फॉलो करने वाले हैं, वो सबको ये फ्री है। वो एक 10 अलग अलग तरीके से उनको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ वो कमजोर है, कहाँ कहाँ वो दे आर स्ट्रॉन्ग, और कहाँ कहाँ उनको जरा ज्यादा मेहनत करना है। एंड ये इस तरीके का स्कोर इस देश में कहीं भी नहीं है, हमने काफी चेक कर चुके हैं। काफी लोग 7 या 8 प्रश्नों काफी तरह संभाल के रखते हैं, हमारा पूरा 10 का 10 कोई नहीं करता। एक उदाहरण देना है तो शुरुआत से लेके जो आप कितने प्रतिशत बचत करते हो वहां से लेके आपने विल लिखा है कि नहीं, इस तरीके से पूरा स्पेक्ट्रम हमने कवर किया है। लाइफ का स्पेक्ट्रम हो गया। यस, एंड इसके बीच में क्या आप इन्फ्लेशन से ज्यादा आपका जहां भी आपने निवेश किया वो ग्रो बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आप टैक्स के मामले में आप समझदार हो कि नहीं है। सो ये सब बारीकियां चीज भी हमने इस पे इंक्लूड किया है। तो अगर इस तरीके से आपको पता भी चल जाएगा कि ये चीज हमें देखना है हमारे आर्थिक हेल्थ के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में, तो अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। सर वैसे आप बताएं, आपका ये जो क्वेश्चनेयर है उसको हम यूज करेंगे, लेकिन मुझे वैसे समझाइए कि किसी भी आदमी को कितने % तक बचत करनी चाहिए। पहली बात, एक तो बचत होती नहीं, आजकल महंगाई का जो जमाना है उसमें आदमी सोचता है कि ये काम हो जाए तो वो कैसे करे। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो इन्फ्लेशन वाला आपने इम्पोर्टेंट बताया कि सैलरी पे जो लोग हैं, सैलरी बेस्ड जो लोग हैं, उनकी सैलरी बढ़ती है लेकिन उससे ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, तो वो कभी शंकर कृष्णमूर्ति जैसे रिच हो ही नहीं पाते। कैसे हो? ये एक्चुअली गलत फहमी है। मेरे पास कोई इतना ज्यादा धन नहीं है जो मुझे ऐसा विंडफॉल मिला जिसके वजह से मैं 45 साल में रिटायर हो गया। एक तरीके से प्लान करके हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे अचानक कोई लॉटरी लगा या कुछ मुझे बहुत तगड़ा बोनस मिला या ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक मैं बोलता हूँ सभी लोग एक तरीके से सिंपल सा प्लान बनाएंगे ना, अपने आप हो पाएगा। मैं 45 में हुआ, कोई 38 में भी हो सकता है, कोई 40 में भी हो सकता है। तो वो कुछ तकलीफ वाली बात नहीं है, एकदम आसान सरल चीज है ये। वो बात अलग है कि इसे शुरुआत से इस देश में या हम लोगों को एक डरा के, एक तरीके से धमका के हमारे पूरे निवेश का प्रोसेस या बचत का प्रोसेस एक तरीके से मिस सेलिंग तरीके से हुआ है, तो जिसे हमें डीमिस्टिफाई करना है। उसका जो भी धुंधला सा जो सोच है वो हमको साफ करके, यही हमारा प्रयास है कि हम इसे कितने आसानी से कर सके। ये आपका इमीडिएट क्वेश्चन। एकदम आसान सवाल, कितना बचत करना है। इसे मैं 2 तरीके से बता सकता हूं। एक तो आसान तरीका है, अगर आपका कितना उम्र है, अभी समझो 25 साल है किसी का उम्र है, तो शुरुआत एटलीस्ट आप 25% से करें। आपका जो कमाई है आप शुरुआत में 25% से तो शुरुआत कीजिए। ये नहीं बोलता हूं इंडिया का एवरेज 30% है, मैं ये भी नहीं बोलता आप उतना चाहिए। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है हल्का हल्का से बढ़ाते जाइए। ये हो गया, आपने बचत किया, लेकिन इसको किधर निवेश करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको एक फैक्चुअल एक आकार बता देता हूं। इंडिया में ना हम पिछले 30 साल 40 साल से बचत कर रहे हैं। इंडिया
दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज में है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स रेट, जो बचत संख्या टॉप 3 कंट्रीज में हम कुछ 30% के आसपास कर रहे हैं। हाउएवर, आपको सुन के हैरानी होगी, हम दुनिया के 40 देशों में भी नहीं है, ऊपर से 40 देशों में नहीं है अपने अपने धन के हिसाब से। सो आपने जो बताया ना, जो इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं है, ये इसी कारण है। हम जो हिस्टोरिकली जो निवेश कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन को बढ़ा के नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं कर रहे। तो एकदम आसान एंड सरल है। तो एक तो शुरुआत है, जो निवेश करना है, जो शुरुआत कर रहे हैं वो एटलीस्ट उन चीजों में करे जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। जैसा आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन के खुद के प्रोविडेंट फंड है, जो आज के तारीख में 8.2% दे रहा है, जब भी इन्फ्लेशन 6% है। तो उस पे तो तो उस पे तो पूरा ही जितना हो सके कर सकते हो। पहले 2.5 लाख जो आप कर रहे हो खुद के जो निवेश है, जो खुद के कटौती होती है, और उसके ऊपर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड करके कुछ होता है, ये दोनों मिला के आप 2.5 लाख तक कर सकते हो। 2.5 लाख तक आपको 8.25% मिलेगा, विच इज लाइक मोर देन 2%। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें भी 7.1% मिलता है। उस पे आपके परिवार के ऑल अडल्ट इंसान के नाम पे आप अकाउंट कर रख सकते हो, तो सबको बेनिफिट होएगा। तीसरा चीज, अगर घर पे कोई गर्ल चाइल्ड है तो उनको भी एक सुकन्या समृद्धि स्कीम जैसा है, तो उस पे भी 8.2% है। तो सरकारी वाला जो भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो पहले फुल्ली यूटिलाइज, वो उसे पहले फुल्ली यूटिलाइज कीजिए, जो काफी अच्छा है। एंड जैसा जैसा बढ़ते जा रहा है देन आप उसको अलग तरीके से और निवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक तरीके से फाउंडेशन बढ़ता है। एंड ये सब करने से पहले हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एक कोविड ने एक अजीब और गरीब तरीके से अपने को सब पूरा सेंसिटाइज कर दिया कि क्या इम्पोर्टेंट है। सो पहले चीज सबको याद रखना है, अगर स्पेशली जो नौकरी में काम करते हैं, जो जिनको सैलरी मिलता है, वो पहले कम से कम 3 से 6 महीने का उनका जो खर्चे हैं, कमाई नहीं, जो खर्चे हैं 3 से 6 महीने का खर्चे उनको एक इमरजेंसी फंड जैसा साइड में रखना। वो इधर वो एफडी में हो या अपने बैंक में हो, जहां भी हो, ताकि आसानी से इस्तेमाल कर सके। दूसरा चीज है मेडिकल इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। एंड वो मेडिकल इंश्योरेंस भी इतना होना चाहिए, समझो एक परिवार का जितना भी इनकम है उतने का कवर होना चाहिए सभी इंसानों के लिए। सो इट्स एक तरीके से थंब रूल बोल सकते हैं। सो इतना बेसिक हो जाए। तो क्या है, तो कुछ इमरजेंसी में किसी को एडमिट करना पड़ा तो आपका बचत किया या निवेश किया हुआ जो पैसे हैं वो उस पे नहीं लगे। क्योंकि कोविड के टाइम हमने देखा ही है, किसी ने लोन लेके करना पड़ा, किसी ने अपने जेवर सब बेच के कुछ खर्चे इकट्ठा करने पड़े। तो उसके लिए ये सेकेंडली इंपॉर्टेंट है। थर्ड है एक टर्म इंश्योरेंस लेना, बिकॉज अगर समझिए एक मात्र इंसान है जो कमा रहा है एंड 4 या 5 लोगों के परिवार है, तो उसी के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट बच्चों का पढ़ाई और जो भी रहना सहना के लिए जो खर्चा है, उतना तो बेसिक कवर ये ले ले। एंड ये जो जिस तरीके से मैंने बताया, पीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, ये सब कर देंगे ना, तो आपका फाउंडेशन ठीक रहेगा। ये 4 चीजों में से आपका फाउंडेशन अच्छा होगा। इसके बाद ये सब करने के बाद अगर कुछ बचता है, इन धीरे धीरे से एक बैलेंस एडवांटेज फंड करके एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये बहुत ही सही स्कीम है, बिकॉज ये बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से वो लोग आइदर इक्विटी में डालते हैं या डेट में डालते हैं। डेट बोलेगा तो जिससे ब्याज मिलता है, उस तरीके से इंस्ट्रूमेंट। तो अपने आप आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहता है एंड आपका रिटर्न भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। अभी इसका उदाहरण इस तरीके से दे सकता हूं, सितंबर 2024 में इक्विटी मार्केट ने बहुत सारा ऊपर का रिटर्न बनाया एंड आज तक उनको 1.25 साल लगा वही लेवल पे पहुंचने के लिए, तो तकरीबन 0% रिटर्न मिला है।
लेकिन इसी दौरान ये बैलेंस एडवांटेज फंड ने तकरीबन 4 से 5% का बढ़ोतरी किया है, तो उस पर ग्रोथ हुआ। तो ये खाली 1 साल का नहीं, आप 2 साल का देख लो, 3 साल का देख लो, 5 साल का देख लो, इनका रिटर्न इक्विटी मार्केट से अच्छा रहा है। सो ये भी आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा एक तरीके से आपको उस रास्ते में लेके जाएगा। एंड छठा चीज के बारे में बाद में बताता हूँ, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट ठीक है, बट एटलीस्ट इससे पता चल जाएगा कहाँ मतलब बचत करना है, आप पहुंच गए कि सेफ साइड में है, कोई रिस्क उस तरह के इन्वॉल्व नहीं है। बराबर। अब सर बात क्या है कि इतने सारे लोग, बहुत समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं देश में, जो अपना अपना ज्ञान देते रहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन उसमें दुविधा क्या है, जो आदमी नहीं समझता, जब वो शेयर खरीदता है तो कहता है शेयर खरीद लीजिए, शेयर में बहुत पैसा बढ़ रहा है, आईपीओ में बढ़ रहा है पैसा। आईपीओ लिया तो वो कंपनी शुरू नहीं हुई, शेयर लिया 100 रुपए का शेयर था, क्योंकि आप बता रहे थे कृष्णामूर्ति साहब कि अरे ये शेयर जो है 200 रुपए में मिल जाएगा जब होगा, और वो पहुंचा 50 रुपए पर 100 रुपए से। ठीक है, फिर किसी ने कहा ये शेयर वेयर के चक्कर में मत पड़ो, म्यूचुअल फंड सेफ होता है। म्यूचुअल फंड में देखा तो पता पड़ा कि वहां पर भी ऐसा ही कुछ कहीं कहीं कंपनियों का गड़बड़ झाला चलता रहता है। फिर कहते हैं कि नहीं उस कंपनी में म्यूचुअल फंड में लगाया था पैसा, इसलिए नहीं गया। तो कहते हैं कि नहीं गोल्ड खरीद लीजिए। अब गोल्ड खरीद लिया तो गोल्ड का तो क्या करेंगे, गोल्ड कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा पता नहीं है। सिल्वर का भी हाल ही है, एक दिन 2000 रुपये बढ़ता है, तीसरे दिन 5000 रुपये कम हो जाता है। ठीक है, फिर किसी ने कहा सबसे बेहतर काम है जमीन खरीद लीजिए या फ्लैट खरीद लीजिए। अब एक तो फ्लैट तो बहुत महंगा आता है, लेकिन फ्लैट के लिए आपने दे दिया, अप्लाई कर दिया, और फिर वो बिल्डर ही गायब हो गया। तो इतने सारे चैलेंजेस, आप बताएं कि क्या करे आदमी। बहुत ही सही सवाल पूछा है, बिकॉज इसी में वो पूरा इस देश पूरा गोल गोल घूम के आखिर में वही बैक टू स्क्वायर वन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वो हो जाता है। एंड जिसके वजह से, जैसा हमने शुरुआत में मैं बताऊं, जो आंकड़ा बता रहा है कि हमारा धन नहीं बन रहा है, हम निवेश तो कर रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने बताया जो पहले 4 स्टेप है, अगर आप उनको पूरा करें, इमरजेंसी कर लो, टर्म कर लो, मेडिकल कर लो, आपका पीएफ कर लो, सुकन्या कर लो, तो एक बार आपका फाउंडेशन ठीक हो जाता है ना। एंड जो भी शुरुआत के जो भी आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का पढ़ाई, खुद का रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए, वो सब आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल देंगे, तो एक तरीके से आपको जानकार भी हो जाएगा कि आपको कितना चाहिए, कम से कम कितना चाहिए। इसके बाद ही आप ये जो बोल रहे था ना, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो ये कोई नहीं कर पाता है। शुरुआत ही ना वो लैंड खरीदने में चला जाता है या सोना खरीदने में जाता है, वो मत कीजिए। पहले ये 4 या 5 चीज आपके फाउंडेशन बनाइए। अभी जैसा हम घर जब भी बनाते हैं, समझो अपने खुद के जमीन है, हम घर बांधते हैं, हम पहले थोड़ी ना जाके टाइल लगाते हैं या किचन का प्लेटफॉर्म बनाते हैं या कौन सा अच्छा पेंट लगाते हैं, वो तो नहीं लगाते। पहले हमको फाउंडेशन ठीक करते हैं। सबसे ज्यादा वक्त, मेहनत और हमको ध्यान देना अपने फाउंडेशन पे। उसी तरह ये आर्थिक का फाउंडेशन होता है, ये 4 चीज। जिसने भी ये किया सो उसका तो हेल्थ तो अच्छा ही होना है। तो इसके बाद जैसा जैसा आपका जानकारी बढ़ेगा, जैसा जैसा आपके पास कमाई का साधन और बढ़ेगा, आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, तभी उस तरीके का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको नॉलेज भी आ जाएगा कौन सा किस वक्त अच्छा करता है। बिकॉज ए बैलेंस एडवांटेज फंड का यही एडवांटेज है कि वो सही मात्रा में डालते हैं। बिकॉज अभी जैसा मैंने आपको रिटर्न का प्रूफ तो बताया, वो आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करता है। तो वो भी इसी दौरान ये ध्यान रखता है कि ताकि आपका नुकसान हो ही नहीं। मैं ये भी नहीं बोलता हूं कम से कम हो, जितना हो सके नुकसान ही ना हो। तो उसी तरीके से उनका स्ट्रैटेजी है। तो आप टॉप 2 या 3 म्यूचुअल फंड स्कीम के ही ले लो, तो आपका एक कंफर्ट लेवल, एक आर्थिक बैकबोन बन जाएगा। तो उसके बाद ये सब देखा जाता है। एक चीज और समझनी है सर कि टैक्स को लेकर आपने शुरुआत में भी बात की, टैक्स है ये है। टैक्स का एक चीज समझाइए हमें कि जो सैलरी बेस्ड लोग हैं उनका टैक्स तो जा ही रहा है, उसमें तो कुछ बचता नहीं है। आजकल तो सब काम टीडीएस पर आप कर रहे हैं। तो व्हाइट मनी वाले जो लोग हैं वो इसलिए परेशान है कि व्हाइट मनी का मतलब टैक्स मनी है ना, और व्हाइट मनी नहीं हो, ब्लैक मनी हो तो कोई टैक्स ही नहीं दे रहा। मतलब जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है, सॉरी टू से,
ब्लैक मनी है वो सबसे कम टैक्स दे रहा है, और जिसके पास सबसे कम पैसा है वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। ये सिस्टम को आप ठीक मानते हैं, या इससे कैसे बचा जा सकता है? मतलब टैक्स देना कोई नहीं चाहता ऐसा नहीं है, लेकिन वो टैक्स इतना दे रहा है कि आप जरा सा पैसा बढ़ गया तो आप 10 से 20% पे 30% पर आ जाते हैं, और जिनके पास नोट गिनने के लिए फुर्सत नहीं है उनसे टैक्स ही नहीं लेते। तो यही सब सोच समझ के, हाँ, यही सब सोच समझ के हमारे वित्त मंत्री ने पिछले साल पहले 12 लाख तलक कर दिया। पहले 12 लाख तलक आपको टैक्स देना है। तो हमें पता था कि काफी लोग का काफी अरसों से ये बातचीत चल रही है कि हम क्यों इतना टैक्स भर रहे हैं। एंड मैं इसको, ये 12 लाख बहुत ज्यादा क्यों है, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। उदाहरण क्या, मैं मैटर ऑफ फैक्ट डेटा बता देता हूँ। yes. आप विश्व भर में कोई देश लीजिए, ओके, उनका ये जो टैक्स सीलिंग है, कितने रुपए कितने कमाई तक आपको टैक्स नहीं भरना, जो भारत में 12 लाख है, और उनका एवरेज इनकम जो पर कैपिटा इनकम बोलते हैं वो कंपेयर कीजिए। इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितना है? 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए, ठीक है, हाँ, नेशनल लेवल पे। और तो तकरीबन, हाँ, हम एवरेज पकड़ते हैं तो आपका टैक्स लेवल 6 गुना ज्यादा है, आपका एवरेज कमाई से 6 गुना ज्यादा है। बाकी सब देश में ना उल्टा है, टैक्स लेवल कम है इनकम से और एवरेज इनकम ज्यादा है, ठीक है। ये एक अलग सा प्रॉब्लम है। तो हमको अपना देश लगता है कि बहुत ज्यादा टैक्स भर रहा है, बट उनके हिसाब से देखेंगे ना, वो बोलते थे इंडिया तो बहुत ही बढ़िया है, 6 गुना टाइम तो मैं ज्यादा कमा सकता हूँ, टैक्स नहीं भर सकता। तो ये इस बात को सभी को ध्यान रखना चाहिए, वो एक है। दूसरी बात, हमारे पास चाहे जो सैलरीड वाला है या जो निवेश करता हूं, मैं निवेश के बारे में भी ऑलरेडी जरा बता चुका हूं लेकिन वापस बताऊंगा, या जो कमाई कर रहे हैं या जिसका धंधा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है, ये विद इन दिस टैक्स स्ट्रक्चर भी उनको काफी छूट है। सो अभी देखो, अभी भी इस देश में नया रेजिम भी है, जूना रेजिम भी है, जिसको ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम बोला जाता है। तो अगर कोई रेंट में रह रहा है, अगर कोई जिसके पास ईएमआई भी है, और किसी को कंपनी द्वारा कोई व्हीकल वो मिल रहा है, या किसी को अपना मेडिकल, टेलीफोन, ये सब का छूट मिल रहा है, तो ये लोग वो कंप्यूट करके अभी भी ओल्ड रेजिम में रह सकते हैं एंड टैक्स बच सकता है। मेरा एक क्लाइंट का मैंने सालाना 3 लाख रुपया बचत किया है ओल्ड रेजिम में रह के। वो 24 लाख से भी ज्यादा कमाता था, लेकिन भी उसका अंडर ये, अगर किसी ने अच्छी तरीके से टैक्स प्लानिंग किया, ओके, एंड ये प्लानिंग बोल रहा हूँ, इवेशन नहीं बोल रहा हूँ, कोई काला धन नहीं, नॉर्मल जो रूल के हिसाब से। प्लानिंग का मतलब बेईमानी नहीं है। यस, एंड अच्छी तरीके से हो सकता है। तो सरकार ऐसा भी नहीं है कि जो सैलरीड वाले के पीछे ही पड़े हैं, अगर आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करोगे आपका हो पाएगा अभी भी। और जो कमाई कर रहा है, जो जिसका बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको भी काफी छूट है अंडर सेक्शन 44 AD जो बोला जाता है। अगर सेल्फ बिजनेस है आपका, उसमें है, या आप एक्सपेंस बता के भी कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से प्लानिंग करोगे ना, आपको उसमें भी सेविंग है टैक्स में। ये मैं इनकम के बारे में बता दिया। जब भी निवेश करते हो ना, तभी भी हमको काफी ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने जैसा बताया, हमारा राष्ट्र का धन क्यों टॉप 40 देशों में नहीं है। अगर आप देखोगे, तकरीबन 70% हमारा पैसा अभी भी एफडी में है, या किसी ने घर लिया है तो इक्विटी या सोना लिया है, ठीक है। ये तीनों चीज देखोगे, लंबे अरसे तक वो इन्फ्लेशन बीट नहीं करता है, या इनको बहुत टाइम लगता है। ओके, एफडी तो करता ही नहीं है। एफडी में आप टैक्स भरने के बाद आपको इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिलता है। सो ये तकलीफ है। हमारा जो निवेश करने का जो है वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है। द मोमेंट आप इसे निवेश जो बचत किया है, आप उसको टैक्स एफिशिएंट वे से करोगे,
तो अपने आप एक ग्रोथ भी जल्दी होगा। तो जैसा आप पहले बोल रहे थे, पहले ही रिटायर आसानी से हो सकता है, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं, इस तरीके से करो, क्योंकि मैंने भी शुरुआत से यही किया है, जी। टैक्स रिटायर प्लानिंग किया, बहुत कमाई में एज वेल एज इन्वेस्टमेंट में। या रिटायरमेंट पर मैं आता हूँ, एक और सवाल आपसे समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये सैलरी टैक्स प्लानिंग और ये सब तो हो गया, आम आदमी जो है हिंदुस्तानी वो बेईमान नहीं होना चाहता। आदत में मैं ऐसा समझता हूँ कि मोटे तौर पे वो बेईमानी नहीं करना चाहता यदि उसे ठीक से रहे। अब आपकी सरकार ने डिजिटल इंडिया शुरू कर दिया, ठीक है, सारा पेटीएम और ये सब डिजिटल इंडिया पर कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो विजय त्रिवेदी को ब्रेड खरीदनी है तो डिजिटल इंडिया पर 50 रुपए में ब्रेड खरीदिए, ठीक है। पेट्रोल लेना है तो 5,000 रुपए डिजिटल पर दीजिए। और आप कहते हैं कृष्णमूर्ति साहब कि सब पूरा इंडिया जो है दुनिया से सबसे ज्यादा डिजिटल पर है, ठीक है। आपने नोटबंदी भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद ये हो गया। और फिर एक दिन खबर आती है, दूसरे दिन खबर आती है, एक दिन खबर आई कि एक साहब के यहाँ पे 300 करोड़ रुपए कैश मिला, एक दिन दूसरे के घर पर आया कि वो गिनने वाले ही 8 दिन से लगे हुए हैं। तो ये क्या कन्फ्यूजन है, ये कहाँ से आता? आपने जब नोटबंदी कर दी, आपने टैक्स सिस्टम पूरा कर दिया, और विजय त्रिवेदी तो 50 रुपए की ब्रेड भी डिजिटल से ले, और कृष्णमूर्ति के साहब के दोस्त के पास 300 करोड़ रुपए कैश पड़ा हो। ये देखो, ये चीज सरकार भी इसी के पीछे लगी हुई है, तो जिसको जितने तरीके से कम कर सके सब कुछ हो रहा है। तो जो भी फॉर एग्जांपल पहले सब लोग, काफी लोग गोल्ड ले सकते थे जिसमें पैन कार्ड का कोई जरूरत नहीं था, तो वो अभी ये हो गया। सो उसमें वी आर नैरोइंग डाउन। ऐसा नहीं है कि बिकॉज ये सब ओवरनाइट ही सॉल्व हो सकता है। अभी मैं आज ही के पेपर में पढ़ रहा था कि पिछले 5 साल या पिछले 10 साल में, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, 10 साल में कुछ लाखों कंपनी बंद करवाए हैं, जिसमें से काफी कंपनी ऐसे शेल कंपनी जैसे थे जिसमें अंदर कुछ काम नहीं होता, ये नहीं। एंड काफी कंपनी को बंद करना पड़ा क्योंकि उनके ऐसा ये टैक्स का वायलेशन सब हो रहा था। तो ये एक दो चीज है। तीसरा चीज, आपने जो अपना रियल एस्टेट में, ये पहले काफी सुनने में आता था कि इसमें ब्लैक का कंपोनेंट है एंड जब से रेरा आया हुआ है वो वाला एलिमेंट धीरे धीरे से वो भी कम हो रहा है। एंड लास्टली ये जब इसे जीएसटी आ गया, आपको खुद ही पता चल गया होगा। सो जहां जहां ये हो रहा है, जहां जहां एक सिस्टम में एक लीकेज हो रहा है, वो सब नैरो होके निकाल रहे हैं। ये सब, ये देखो, भारत इतना बड़ा देश है, नॉट ओनली आबादी के हिसाब से बट इन टर्म्स ऑफ एक तरीके से डायनामिज्म जो बोलते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके का। तो इसके लिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको बोल के, सबको साथ में लेके ही काम करना पड़ता है। चाइना जैसा नहीं है कि किसी ने एक ने बोल दिया तो सब कुछ उसी पे चल पड़े। तो ये जरा जरा धीरे धीरे से हो रहा है एंड काफी प्रोग्रेस हो चुका है, क्योंकि जीएसटी आके अभी तकरीबन 6 साल ही हुआ है। देखो कितना तरक्की किया। दुनिया भर के लोग, मुझे याद है जब भी से जीएसटी आता, दुनिया भर के लोग ये बोल रहा था हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं घटा है उल्टा, जब भी से जीएसटी आया। तो काफी लोग बोल रहे थे अपना कमाई भी कम होएगा, कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। सो एक अलग तरीका है, हमारे चैलेंजेस अलग हैं, हमको टाइम ज्यादा लगता है, तो वो धीरे धीरे होता रहता है, उसके बीच में ये सब भी है। जी, एक सर सवाल है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ ये भी कि हम लोग कह रहे हैं कि हम 4th इकोनॉमी हो गए दुनिया की, लार्जेस्ट 4th इकोनॉमी में 4th नंबर पर, चाइना 3rd नंबर पर, फर्स्ट सेकंड 3rd नंबर, 4th नंबर पर हम। लेकिन यहाँ तो 80 करोड़ लोग अभी 5 किलो अनाज पर रह रहे हैं। 30% लोग, 30 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग बीपीएल में हैं। और जो जीडीपी का या पर कैपिटा इनकम है, वो चाइना और इंडिया में तो बहुत फर्क है। तो ये केवल कह देने से कि मैं इस बात पर रोज खुश रहूं कि हम 4th इकोनॉमी हो गए और हमारी पर कैपिटा इनकम का फर्क इतना ज्यादा है 3rd इकोनॉमी और 4th इकोनॉमी में, ये क्या है चक्कर? नहीं, ये तो आकार तो खुद ही इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक बार बता दूं तो सही है, आपने बिल्कुल सही किया। हमारा एवरेज से बहुत कम है पर कैपिटा के हिसाब से। यस।
ठीक है, तो हमारा जो जीडीपी सही है, इतना ज्यादा है, वो भी सही है एक तरीके से, बिकॉज सबसे ज्यादा ग्रोथ इकोनॉमी में, आर्थिक लेवल पे हमारा सबसे ज्यादा हो रहा है। सो जिसके वजह से, और दूसरा जो बोलता है ना, जो लो बेस इफेक्ट जो बोला जाता है, उसके वजह से भी हमारा काफी फायदा हो गया। बट हमारा इतना आबादी है, इतना ज्यादा ये चीज है, एंड अपना डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर भी इतने ज्यादा है, जिनके जिनके लेवल पे कमाई उतना नहीं हो रहा है, तो हमारा पर कैपिटा तो नीचे है ही, एंड ये होगा। तो आप सही बोल रहे हो कि वी शुड रादर सी फ्रॉम ए पर कैपिटा बेसिस रादर देन ए एब्सोल्यूट लेवल ऑफ 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन, उससे ना देखे, अगर हमको इसी तेजी से अगर अपने को बढ़ना है, अगर अपना आर्थिक सिचुएशन बढ़ाना है, हमें पर कैपिटा वाले फोकस रखना है, उसी तरीके से ज्यादा है। अभी हम इस पे, हाँ, हम ये 4 ट्रिलियन हो गया, नंबर 3 नंबर 4 हो गया, तो उस आसानी से ना बैठे, हमें कोशिश और करना है कि हम और आगे बढ़े पर कैपिटा के हिसाब से जी। क्योंकि जैसा मैंने बताया 2 लाख रुपए कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज, वही कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता, चलने वाला नहीं ना। बराबर सर, अब जो बात है कि कृष्णामूर्ति साहब को देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि वो 40 साल में रिटायर हो गए। आम हिंदुस्तानी तो 60 साल आते आते सोचता है कि अब रिटायर हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो ये जो जादू है आपका, मैजिक है या गैप है, ये समझाइए, क्योंकि रिटायरमेंट के 5 साल पहले से आदमी का बीपी बढ़ने लग जाता है, और आप तो 20 साल पहले रिटायर हो गए और आप बहुत खुश हैं। तो हमें तो अच्छा नहीं लगता कि आप बहुत खुश रहे और हम रिटायर होकर दुखी हूं। एक्चुअली जब भी मैं मेरे क्लाइंट से रिटायरमेंट के बारे में बात करता हूँ, उनको लगता है एक फिगर है, इतना आमदनी होगा या इतना कमाई या इतना बचत होएगा। तो मैं ये बोलता हूँ, देखो ये तो बहुत ही आसान है, हर एक का फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग है, कोई एक फिगर सबके लिए नहीं है, सबका फिगर अलग है। वो फॉर्मूला भी मैं चाहिए तो आप लोगों को बता देता हूँ, काफ़ी आसान फिगर है। तो फॉर्मूला ये है, लिख लो चाहिए तो, 85 माइनस योर एज, जब भी आपको रिटायर होना, वो जो एज है, अगर तो 50 है तो 50, तो 35 जो नंबर आया, 35 मल्टीप्लाइड बाय आपका सालाना आज के तारीख में खर्चे, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के खर्चे जो है, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, जो फिगर आया उतना आपको चाहिए। अगर आज के तारीख में कर रहे हो तो आज के तारीख में खर्चे ले लो, 5 साल के बाद ले लो तो 5 साल का इन्फ्लेशन जो 6% के हिसाब से वो करके ले लो, आपको आपका फिगर मिल गया। तो फिगर तो हर एक का लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग रहता है, ये फिगर तो एकदम आसान तरीका है। मैं बोलता हूँ आप जिस तरीके से भी शुरुआत करोगे, प्लान करके करोगे तो हो जाएगा। सबसे ज्यादा कठिन वाला आइटम ये है, या सवाल इंसान को खुद से पूछना है कि वो रिटायर होने के बाद करेगा क्या। ठीक है, जो मानसिक तरीके से जो ऑक्यूपाइड होना चाहिए, जिस तरीके से वो क्या करने वाला है या क्यों रिटायर हो रहा है वो इंसान, वो इंपॉर्टेंट सवाल है। बिकॉज अगर वो क्यों का सही जवाब नहीं है ना, तो ये पैसे जल्दी उड़ जाएगा, इसका गलत इस्तेमाल होगा। तो चाहे आप कितना भी बना लो, उसका 2 गुना 3 गुना भी बना लो, फायदा नहीं है। पहले आपको ये आंसर खुद के लिए करना है, और आपके परिवार में आपके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो है, चाहे पति का पत्नी हो या पत्नी का पति हो या जो भी है, माँ बाप हो, जो भी हो, उनसे दे बोथ जुड़ के रहना है। दोनों शुड बी वही गोल के हिसाब से रहना, नहीं तो वो तू मैं भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये रेल का पटरी जैसा नहीं होना चाहिए, ताकि दोनों साथ में तो चलते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं है। हमें उस तरीके का रेल का पटरी होना चाहिए जो मिले भी। तो वो एक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पैसे तो हो जाएंगे, मैंने आपको तो स्टेप बता दिया, 5 स्टेप 6 स्टेप बता दिया। तो उस तरीके से चलोगे तो हो तो जाएगा, नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, चाहे वो 40 में हो, 45 में हो, या 60 में भी, वो इम्पोर्टेंट। यस, एंड बातों में ये रहेगा, जो छठा चीज में जो बोल रहा था, तो आप जो शुरुआत में वापस बोलता हूँ, इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, पीपीएफ पीएफ जो भी है, वो चौथा, 5वां बैलेंस एडवांटेज, और छठा जो है ना,
कोशिश ये कीजिए कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द विल लिखिए। अगर विल नहीं भी लिखे, विल वसीयत, यस, उसका क्या फायदा ये समझाइए। हाँ मैं समझाता हूँ। अगर शुरुआत में अगर आपको लगता है विल मुझे अभी नहीं लिखना, बाद में एटलीस्ट बता तो दीजिए कि आपने कहाँ, किधर, कितना निवेश किया है, एंड उस पर बैंक अकाउंट बता दीजिए, इंश्योरेंस बता दीजिए, सब कुछ बता दीजिए। बिकॉज मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, 1,40,00,000 से भी ज्यादा पैसे ये सब फाइनेंशियल आर्थिक संस्थाओं में है, जिसमें बैंक है, इंश्योरेंस पड़े हैं, क्योंकि लेने वाला कोई आया ही नहीं, या उसमें बीच में नॉमिनी नहीं है, या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, सब तरीके से ये तो गड़बड़ हुई ना। फिर आप जिसके लिए निवेश कर रहे हो, जिसके लिए बचत कर रहे हो, उसी को जान लेना तो फायदा क्या है? इससे अच्छा खुशी खुशी मना लिए होते कभी तो खर्चा करके, ये किसी का फायदा नहीं हुआ। यस 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 यस। आप आपके घर वाले ढूंढ रहे हैं पैसे का, सरकार ढूंढ रहा है, आपका है, ये तो गलत बात है। बिल्कुल। एक सर आखिरी सवाल। हाँ नहीं, मैं आपका वो जो क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ कि क्यों लिखना है। ये देखो, विल एक मात्र पत्र है जो ये सिंपल, सरल और लीगल तरीके से बता देगा कि किसको कितना और कब मिलेगा। एंड ये इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल जैसा इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कुछ जो गलत सोच है ना विल के बारे में, अरे मैं मरने वाला हूं क्या, अरे मेरे पास इतना धन है मुझे बांटने क्यों बोल रहे हो, मैं ये चीजों से नहीं बोल रहा हूं। मैं खाली इस तरीके से बोल रहा हूं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल बता दीजिए। नहीं तो आप ही का पैसा आपके नियर एंड डियर को पहुंचने के लिए वक्त लगेगा, पैसा खर्चे होंगे, बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, एंड अननेसेसरीली तनाव पैदा करेगा। yes. अगर ये सब, एंड एकदम आसान है, आपको इसको रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं। ये हैंड रिटन विल का वजन ज्यादा है तो भी चलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल देख लीजिए। एंड इसका कोई उम्र नहीं होता है, जैसे जैसे आपका धन आते ही जाता है आप लिख सकते हो। एंड काफी सरल तरीका, वापस लिखने का भी जरूरत नहीं, फॉर्मेट है, आसान तरीके से हो सकता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। एक आखिरी सवाल समझना चाहता हूँ कि आदमी रिटायर जब हो रहा है, जिस भी एज में हो रहा है, उसको ये नहीं समझ में आता कि मान लीजिए आज वो 1,00,000 रुपए कमा रहा है और रिटायर हो गया, उसको एक ये आइडिया नहीं होता कि रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है उसको, उसके लिए कितना पैसा चाहिए। उसका भी कोई मैथमेटिक्स आपने निकाला ताकि एक उसको आइडिया रहे कि इतना सेफ रहना चाहिए। या जैसा मैंने पहले बताया, वापस दोहराता हूं, समझो आप ही का नंबर बोलता हूं, आपने जैसा उम्र भी मैं अज्यूम कर लेता हूं, बंदे का उम्र है 60 साल, मैं जैसा बताया 85 माइनस 60, ठीक है, तो 25 हो गया। अभी समझो आपने जो 1,00,000 का कमाई बोला, मैंने सोचता हूँ 1,00,000 पर मंथ का खर्चे है उसके, समझो, तो 1,00,000 का पर मंथ के खर्चे में बोला तो 12,00,000 हो गया, 12,00,000 साल का। ये उसके खर्चे हैं रोजमर्रा के, इसमें बेटे का बच्चे का शादी, पढ़ाई बिढ़ाई वो सब नहीं पकड़ा है, ये खाली रोजमर्रा की जिंदगी है। तो 12 इंटू 25 उतना चाहिए। 25 लाख बोला तो 12 इंटू 25 3 करोड़ रुपए करीबन। हाँ, बस 3 करोड़ चाहिए। तो आसान तरीके से, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी पकड़ लेते तो 3 करोड़ वो निवेश करता रहेगा, तो उससे ये इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो 85 साल में ये 3 करोड़ जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिना कुछ किए चल सकता है। हाँ, बिना कुछ किए इसको। लेकिन एक सोचना है आपका, ये जितना इन्फ्लेशन है उतना तो आपका पोस्ट टैक्स कमाई होना चाहिए। ये जो 3 करोड़ उतना तो कमाई होना चाहिए। अगर कम किए सो आपको 10% ज्यादा लगेगा। ये जो 3 करोड़ 10% से ज्यादा लगेगा। अगर आप 1% ज्यादा कमा रहे हो तो आपको 10% कम लगेगा। तो एक बेस फिगर पकड़ने के लिए जितना इन्फ्लेशन है उतना ही अगर आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मिल सकता है, तो ये एक बेस फिगर हो गया, 85 माइनस एज मल्टीप्लाइड बाय एनुअल एक्सपेंसेस। यस यस यस, दैट इज द फॉर्मूला। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटेलिजेंट बातचीत आपने की है, बहुत चीजें समझ में आएगी, बहुत सारे लोगों के काम किए, सब चीजें काम की हैं कि कैसे समझ में आए, और आपने बहुत
आसान तरीके से ये बात समझाई है, तो उसके लिए थैंक यू बहुत विजय जी, थैंक यू वेरी मच। कृष्णमूर्ति साहब की जो काम किया 10 पॉइंट्स का, 10 पॉइंट फॉर्मूला पर भी सब लोग देखिए और समझिए कि कैसे किया जा सकता है बेहतर लाइफ के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है